हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी वसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 20, जो कि आपका अंतिम चैप्टर है, विप्लव गायन। यह एक कविता है और इसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इस कविता में कवि ने लोगों से सामाजिक बुराइयों और पाखंडों की जंजीरों को तोड़कर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता पाठ। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश सहित भावार्थ और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप भी हो जाएं तैयार और हमारे साथ साथ पढ़ें विप्लव गायन। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका चैप्टर नंबर 20, क्या है, विप्लव गायन। एक नज़र डाल लेते हैं इस कविता पर। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस कविता पाठ का सारांश और भावार्थ, अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजरावें अंगुलियाँ दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, कंठ रुका है महानाश का। मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में। हत्तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर तर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर कितनी मधुर कविता है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है इस कविता के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बच्चों आप ध्यान दें, इस कविता में विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की यह कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। तो आइए, ये थी यहाँ पर इस कविता के बारे में जानकारी, और हमने आपको ये कविता यहाँ पर पढ़कर भी सुनाई। आप इस कविता को अच्छे से पढ़ें, याद भी करें। और इसके बाद आइए जान लेते हैं इस कविता का सारांश और साथ साथ कविता की इन लाइनों का भावार्थ भी। तो बच्चों आप ध्यान दें, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर विप्लव गायन कविता का सारांश। कवि बालकृष्ण शर्मा ने अपनी इस कविता में लोगों से सामाजिक बुराइयों और पाखंडों की जंजीरें तोड़कर प्रगति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान किया है। वो कहते हैं कि अब तुम शांति के गीत गाना छोड़ो और क्रांति की तान सुनाओ, ताकि बुराइयों और बुरे लोगों में हलचल मच जाए। कवि ने इस कविता के जरिए समाज को एक महान बदलाव करने का संदेश दिया है। कवि मानते हैं कि पुराने कुविचारों और पाखंड का अंत करके ही हम एक नए और स्वच्छ समाज की नींव रख पाएंगे। इसलिए कवि ने विप्लव गायन कविता में हम सभी से एक क्रांति लाने का अनुरोध किया है, ताकि एक बेहतर समाज बनाया जा सके। तो ये था यहाँ पर इस कविता का सारांश। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से समझें। इसके बाद बच्चों हम आपको बताते हैं इस कविता की जो लाइनें आपने पढ़ी और जो आपने ये लाइनें याद की, इन कविताओं का भावार्थ, इन कविता की लाइनों में कवि क्या कहना चाहता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कविता का भावार्थ। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजरावें अंगुलियाँ दोनों मेरी ऐंठी हैं। तो आप ध्यान दें बच्चों, विप्लव गायन कविता की
इन पंक्तियों में कवि एक ऐसा गीत गाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जो समाज में क्रांति पैदा करे और जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो। अगली पंक्तियों में कवि लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरा यह गीत समाज में क्रांति की चिंगारियां पैदा कर सकता है, आपकी शांति भंग हो सकती है और इस क्रांति से आने वाले बदलाव आपको कष्ट दे सकते हैं। वो कहते हैं कि उनके इस गीत से समाज में कई बदलाव आएंगे और वर्तमान व्यवस्था उलट-पुलट हो सकती है। आगे कवि लिखता है, कंठ रुका है महानाश का मारक गीत, रुद्ध होता है आग लगेगी क्षण में हिरतल, मैं अब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्धतान है निकली मेरे अंतरतर से। तो यहाँ पर जो है कवि ने विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कहा है कि मेरे गीत से पैदा हुए हालातों की वजह से महाविनाश का गला रुंध गया है और उसने मृत्यु का गीत गाना रोक दिया है। असल में इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो उसे दबाने की लाखों कोशिशें की जाती हैं, मगर क्रांति की आवाज़ ज़्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। कवि के दिल में सामाजिक बुराइयों और वर्तमान व्यवस्था के प्रति रोष है, उसकी ज्वाला से हर अवरोध जलकर राख हो जाएगा। फिर बदलाव के गीतों की तान दोबारा दोगुने जोर से शुरू हो जाती है और उसके बेग से सभी सामाजिक कुरीतियाँ, ढोंग, पाखंड पल भर में समाप्त हो जाते हैं। आगे कवि कहता है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंतामणि, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। विप्लव गायन की कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार के हर एक क्षण में क्रांति का गीत समा गया है, हर दिशा से उसी की प्रतिध्वनि आ रही है। जिस तरह शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा संसार भी नवनिर्माण के चिंतन में लीन हो गया है। विप्लव गायन कविता की अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं तो यह जानता हूँ कि बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी, इसलिए वो कहते हैं कि समाज के विचारों और नज़रिए में बदलाव आने के साथ ही बुराइयों से भरे दूषित समाज का विनाश होने लगेगा। इसके साथ ही इसके बाद ही एक नए राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार बच्चों, ये था यहाँ पर इन कविता की लाइनों का भावार्थ, जो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसे याद भी करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, इसके बाद आइए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर इस पाठ में आपके लिए पहला प्रश्न है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फण की चिंतामणि, वही स्वर, वह ध्वनि और वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। आप उत्तर लिखेंगे, उपयुक्त पंक्तियों का भाव जन जागरण और नव निर्माण से है। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। दूसरा है यहाँ पर पहले का सेकेंड पार्ट है, ध्यान दें, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फण की चिंतामणि। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, तो ये पूरी यहाँ पर जो है लाइनें लिखी जाएंगी। उत्तर यहाँ पर जो है प्रश्न में पूछा गया कि वही स्वर, वही ध्वनि, वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से पंक्तियों से कोई संबंध बनता है। क्या कोई संबंध बनता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, उपयुक्त पंक्तियों का संबंध कवि की आवेशपूर्ण रूप से जनता में जागृति लाने का प्रयास है, परंतु इस प्रयास में उसके कंठ से गीत बाहर नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण वह और अधिक बेचैन हो उठा है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कवि की तान उसकी अंतर की गहराई से निकली है। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के सेकेंड जो है आपका, उसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों ऐठी हैं, यहाँ तक। तो उत्तर लिखेंगे आप, उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि शोषक वर्ग को सचेत करते हुए कहता है कि अब उसके कंठ से कोमल स्वरों के बजाय क्रांति के स्वर मुखरित होंगे। ऐसे में यदि उसकी उंगलियां या मिजरावें टूट भी जाएं तो उसे उसकी परवाह नहीं है, अर्थात
अब कवि की वीणा से कोमल स्वरों की अपेक्षा क्रांति की आग उगलेगी। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और उसे याद करेंगे। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आपके लिए, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए किसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। आप उत्तर लिखेंगे, इस कविता में क्रांति लाने यानी कि विप्लव का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रांति लाने की बात मुखर हुई है। कवि ने अपने गीत के माध्यम से ऐसी ही तान छेड़ने की बात कर रहा है जिससे क्रांति आ जाए। यहाँ पर आप ने ना लिखें, कवि अपने गीत के माध्यम से ऐसी ही तान छेड़ने की बात कर रहा है जिससे क्रांति आ जाए। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों आगे प्रश्न आपके लिए भाषा की बात से। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न आपके लिए, कविता में दो शब्दों के मध्य, आप देख रहे हैं ये कौन सा साइन है, का मध्य का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए एवं कण कण में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, शब्द की पुनरुक्ति करके कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आप ध्यान दें, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है यानी पुनरावृत्ति। दो बार जब कोई शब्द आता है तो उसके बीच में क्या होता है, एक योजक चिन्ह होता है। जैसे धीरे धीरे, तो धीरे और धीरे के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार से बार बार या कोई भी आप अन्य शब्द लिखते हैं जो एक ही शब्द को दो बार लिखते हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। तो आप ध्यान दें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कण कण, उथल पुथल, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, बीच में जो चिन्ह लगा इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। और इसे कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य में। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न आपके लिए, कविता में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चिन्ह लगा हुआ है। आदि जैसे विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, इधर आप देख रहे हैं ना बच्चों, कण कण में है व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिलें तो उन्हें छांट कर लिखिए। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आप, कंठ रुका है महानास का एक, नंबर 2 टूटी है मिजरावें, और नंबर 3 रोम रोम गाता है वह ध्वनि। तो इस प्रकार से आप जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए नंबर 6 पे, निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, और यहाँ पर जो है आपके लिखा लिए एक हिलोर उधर न, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए और फिर जाए, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अत्यानुप्रास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, तुकबंदी या अंत्यानुप्रास। आप ध्यान दें, आपको पुनः एक बार फिर बताता हूँ, किसी भी कविता में जो लाइनें होती हैं उनके अंत के जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण जब किया जाता है तो स्वर एक जैसा निकलता है, जैसे आए जाए, गाए खाए। और इसी प्रकार से थी भी, और कई बार आपने देखा होगा कविता के लास्ट में जो शब्द होते हैं, एक लाइन का शब्द अंतिम शब्द दूसरे लाइन के अंतिम शब्द के स्वर से मेल खाता हुआ होता है। इसे क्या कहते हैं, तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे बैठी है तो दूसरा शब्द ऐठी है, इधर उधर, रुद्ध युद्ध, फणी मणि। तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं इससे कविता में आनंद आता है सुनने में और चमत्कार उत्पन्न होता है। ऐसे शब्दों को तुकबंदी वाले शब्द कहते हैं। तो बच्चों आपने इस प्रकार से देखे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, और हम पढ़ रहे थे आज कक्षा 7 हिंदी बसंत का 20वां पाठ
यानी कि आपकी इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ विप्लव गायन। हमने आपको बताया यहाँ पर इस पाठ का सारांश, कविता की लाइनों का भावार्थ और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और आप ध्यान दें बच्चों, आपको अंतिम बार इस पाठ के साथ ही, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है ये कविता पाठ के साथ साथ आपका इस 7th क्लास का हिंदी बसंत के जो सारे चैप्टर थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। फिर आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या आप जब भी किसी पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ को पढ़ने के बजाय सुनने से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। आप इसे किसी भी समय सुन सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते। आप किसी भी समय जो है वीडियो में जितनी बातें आपको बताई जाती हैं, जो प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं, आप इन्हें बार बार सुने। सुनने से जो है ज़्यादा याद होता है, इसलिए आप बार बार सुने। और इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपको कोई भी कविता, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य या कोई भी पाठ, कहानी अच्छे से याद हो जाती है। इसलिए आप ऐसा प्रयास करें कि आप अधिक से अधिक सुनने पर ध्यान दें। तो इसके साथ ही बच्चों, आपका यहाँ पर हिंदी बसंत के अंतर्गत सारे पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप कक्षा 8 के हिंदी के पाठों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चलें। और लेते हैं यहाँ पर आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।